नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यापथ में। दोस्तों टीसीएस आस्क जी के क्वेश्चन सीरीज में ये वीडियो का 7वां पार्ट है। पिछले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें आपको डिटेल सोल्यूशन मिलता है प्रत्येक क्वेश्चन का। दोस्तों अगर चैनल पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एंड कंपनीज, नेशनल एफिलिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, नेशनल एजेंसीज ऑफ सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर एंड कंपनीज। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। दोस्तों नेस्कॉम की स्थापना 1988 में होती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दोस्तों अनुच्छेद 148 से 153 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में चर्चा की गई है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। दोस्तों इनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक है दोस्तों, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी पहले हो, मतलब 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ही वो अपने पद पर रह सकते हैं। दोस्तों अगर इनको पद से इनके हटाना है तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो विधि है उसी विधि से इनको भी हटाया जाता है। दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि हम सुप्रीम कोर्ट वाले पार्ट में पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके लिए अलग से चैप्टर बनाएंगे, अलग से लेक्चर बनाया जाएगा। दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य है भारत की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खातों के साथ साथ प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खातों से होने वाले खर्चों का परीक्षण करना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व विरासत स्थल के रूप में अजंता की गुफाएं निम्न में से किस स्थान पर स्थित हैं? ऑप्शन है पुणे, नासिक, औरंगाबाद, मुंबई। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगाबाद। दोस्तों अजंता एवं अलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में हैं। दोस्तों अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है और किस शाखा से? महायान शाखा से, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। एलोरा की गुफा राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। ठीक है, एलोरा की गुफा राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसे भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, WC बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों चरमपंथी नेता अर्थात गरम दल के नेता। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक काफ़ी फेमस है गरम दल के नेता के रूप में। दोस्तों इनके बारे में वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था कि ये भारत में अशांति के जनक हैं। वैलेंटाइन सिरोल ने भारत में इन्हें अशांति का जनक कहा था। मराठा और केसरी पत्रिका इनके द्वारा ही संपादित की गई थी। दोस्तों शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। दोस्तों लाल बाल पाल, ये 3 नेता ऐसे हैं जो गरम दल के काफ़ी फेमस नेता हैं। लाल को लाला लाजपत राय, बाल को बाल गंगाधर तिलक और पाल को बिपिन चंद्र पाल के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है? ऑप्शन है दोस्तों कार्बन, एंटीमनी, बेरियम, क्यूरियम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन। दोस्तों कार्बन सभी सजीवों में पाया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। ये पी ब्लॉक का तत्व है। दोस्तों पीरियोडिक टेबल में आप जब देखेंगे तो पी ब्लॉक का तत्व है। इसके कई अपर रूप है जिनमें 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हीरा और ग्रेफाइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? ऑप्शन है दोस्तों इसका घनत्व तो सामान्य जल से 3 गुना होता है। ऑप्शन बी है इसमें प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन की अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। ऑप्शन सी है इसका उपयोग भारी उद्योगों जैसे इस्पात, रसायन आदि में किया जाता है। ऑप्शन डी है इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक होता है। दोस्तों ऑप्शन डी भी सही है क्योंकि इसमें नाभिकीय रिएक्टरों में भी इनका उपयोग किया जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा है कि इनके नामकरण का आधार क्या है, तो अगर एग्जैक्ट आंसर होगा तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कि सूट करता है, उस पर सूटेबल है। दोस्तों H2O ये सामान्य जल है, D2O ये क्या है? भारी जल है। दोस्तों हाइड्रोजन जब प्रयोग होगा उसे सामान्य जल बोलेंगे, जब ड्यूटेरियम प्रयोग होगा तो उसे भारी जल बोलेंगे। दोस्तों परमाणु भार की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु भार और ये 2 है तो इसका हो जाएगा 2 + 16, मतलब इसका 18 हो गया परमाणु भार। ड्यूटेरियम का परमाणु भार होता है 2 क्योंकि इसका क्या होता है H2O, ये ड्यूटेरियम है। दोस्तों पिछले लेक्चर में आपको प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के बारे में बता चुका हूँ, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ड्यूटेरियम का परमाणु भार 2 होता है तो 2 से गुणा हो जाएगा तो 4 + 16 ये तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका परमाणु भार 20। दोस्तों जो सामान्य जल होता है उसका परमाणु भार 18 और भारी जल का 20 होता है। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। दोस्तों हाइड्रोजन की जगह जब ड्यूटेरियम प्रयोग होता है तो उसे भारी जल कहते हैं। इसकी खोज यूरे ने की थी, ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में यह मंदक के रूप में कार्य करता है। दोस्तों सामान्य जल का 18 और भारी जल का 20 परमाणु भार होता है, जैसा कि ऊपर अच्छे से समझा दिया आपको। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन है दोस्तों रघुराम राजन, CD देशमुख,
मनमोहन सिंह, IG पटेल। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी CD देशमुख। दोस्तों CD देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। ठीक है दोस्तों, अगर पूछे पहले गवर्नर कौन थे तो पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। दोस्तों RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 की होती है। अधिनियम पूछेगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अधिनियम 1934 का था और जो स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। तो दोनों चीज़ें याद रखिए। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। दोस्तों यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर RBI की स्थापना होती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये जो फैक्ट है ये सारे इंपॉर्टेंट थे, तो अच्छे से इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन है फैराडे, हेनरी, पास्कल, वेबर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वेबर। दोस्तों आइए देख लेते हैं कुछ प्रमुख मात्रक। दाब का मात्रक होता है पास्कल, प्रेरक का हेनरी, विद्युत धारिता फैराडे, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम, शक्ति का वाट, बल का न्यूटन। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन है विलियम जोन्स, चार्ल्स विलिंग्स, मैक्स मूलर, कोल ब्रूक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स विलिंग्स। दोस्तों चार्ल्स विलिंग्स ने सबसे पहले 1785 में गीता का अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी में किया था। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि उसका अनुवाद कैसे किया था? संस्कृत से अंग्रेजी में। कभी कभी पूछ सकता है दोस्तों, संस्कृत से ही अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। दोस्तों गीता के लेखक जो हैं महर्षि वेदव्यास हैं। इसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन है 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, 6 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो, 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, 4 वर्ष की अवधि या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। दोस्तों इनका कार्य है भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से केंद्र और राज्य के लिए चुनाव करवाना। ठीक है, चुनाव आयुक्त का कार्य क्या है? भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से केंद्र और राज्य के लिए चुनाव करवाना। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। दोस्तों इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो तक होती है। दोस्तों इनको संसद द्वारा महाभियोग से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। पहले चुनाव आयुक्त थे शिव कुमार सेन। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं कुछ प्रमुख पद और उनका कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों लोकसभा सदस्य का 5 वर्ष, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष, राष्ट्रपति का 5 वर्ष, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महान्यायवादी राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 6 वर्ष या 65 वर्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं दोस्तों उनका 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, वुड के आदेश पत्र का संबंध किस सुधार से था? ऑप्शन है दोस्तों रेलवे, उद्योग, शिक्षा या सिंचाई। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा। दोस्तों 1854 में वुड का डिस्पैच एक्ट आता है जो कि शिक्षा से संबंधित था। दोस्तों आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, एक EB कितने के बराबर होता है? EB मतलब दोस्तों एक्साबाइट। एक एक्साबाइट कितने के बराबर होता है? ऑप्शन है 1024 TB, 1024 GB, 1024 MB, 1024 PB। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1024 पेटाबाइट। दोस्तों एक EB बराबर होता है 1024 PB। दोस्तों एक चार्ट लिखवाने जा रहा हूँ, अच्छे से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज पढ़ लीजिए अच्छे से, बाकी कभी कन्फ्यूज मत होइएगा। दोस्तों एक निब्बल में 4 बिट्स होते हैं। ठीक है, एक निब्बल में 4 बिट्स होते हैं। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। एक KB में 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती हैं। ठीक है, एक MB मतलब 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स होती हैं। ठीक है, एक GB मतलब 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होती हैं। ठीक, और एक TB मतलब टेराबाइट, 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट्स होती हैं। ठीक है, और एक PB में मतलब 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होती हैं। ठीक है दोस्तों, और एक EB में 1024 PB होती हैं। ठीक है, एक EB मतलब एक्साबाइट, एक एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट होती हैं। ठीक है दोस्तों, और एक ZB मतलब 1 जेटाबाइट में 1024 एक्साबाइट होती हैं। और एक YB में मतलब YB मतलब योटाबाइट। ठीक है दोस्तों, योटाबाइट, एक YB में 1024 जेटाबाइट होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्रम होता है इनका। अगर हम और वही क्रम में लिखें तो योटाबाइट, जेटाबाइट, एक्साबाइट, पेटाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट और बाइट, उसके बाद फिर निब्बल। तो ये क्रम अगर आप याद कर लेंगे तो आप अच्छे से ये चार्ट बना भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो योटाबाइट होता है इसमें सबसे बड़ा, जिसके बाद जेटाबाइट, फिर एक्साबाइट, फिर पेटाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर GB, फिर MB, फिर KB, फिर बाइट, फिर निब्बल। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा उन 3 नदियों में से नहीं है जिनका प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए
उत्तरदायी है दोस्तों? गंगा, सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी। दोस्तों गोदावरी जो है दक्षिण भारत की नदी है, ये दक्षिण भारत की नदी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नदियों वाले पार्ट में अच्छे से सारी नदियाँ कवर कर लेंगे, अभी के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, संस्कृत के 4 अध्याय। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उर्वशी। दोस्तों उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इनकी अन्य रचनाएं दोस्तों रेणुका, हुंकार और कुरुक्षेत्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है महाराष्ट्र। दोस्तों काली मिट्टी महाराष्ट्र में मुख्यतः पाई जाती है। दोस्तों काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चेरनोजम मृदा भी कहते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चेरनोजम मृदा भी कहते हैं। काली मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गोवा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन है इसके अवतल और उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तल। दोस्तों उत्तल दर्पण द्वारा सदैव आभासी, सीधा और छोटा, ठीक है, आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाया जाता है, इसलिए वाहनों के रियर मिरर व्यू में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 18। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न की श्रेणी में आता है? ठीक है, तो महारत्न कंपनी कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन है IOCL, HAL, BSNL, MTNL। दोस्तों ये पहले लेक्चर में बताया जा चुका है महारत्न कंपनी वाला आपको कि 11 महारत्न कंपनियां हैं, जिनकी सूची मैं एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। ये है सूची 11 महारत्न कंपनियों की। CIL, NTPC, ONGC, भेल, IOCL, HPCL, गेल, BPCL, सेल और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर फाइनेंस लिमिटेड। ये एक नई कंपनी बनी है जो 2021 में बनी थी दोस्तों, महारत्न कंपनी। तो इस तरह 21 कंपनियां हैं जो भारत की महारत्न कंपनियां हैं, जिनमें IOCL भी शामिल है, जो कि सही उत्तर होगा, ठीक है। ये दोस्तों ये तीनों ही महारत्न कंपनी नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन है दोस्तों 247 केल्विन, 244 केल्विन, 277 केल्विन, 273 केल्विन। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका उत्तर बताएंगे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 277 केल्विन। दोस्तों कैसे, आप सेल्सियस में जानते होंगे 4 अंश सेंटीग्रेड पे होता है पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा। दोस्तों सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए उसमें 273 जोड़ना होता है, ठीक है। तो 4 + 273 बराबर हो जाएगा 277, ठीक है। तो ये केल्विन में हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है दोस्तों शहीद दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वतंत्रता दिवस। दोस्तों कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में 19 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया था, ठीक है। 19 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज दिवस पारित कर दिया गया था और 26 जनवरी को तय किया गया कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तब से ही स्वतंत्रता तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। 1947 के बाद दोस्तों 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा दोस्तों, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारी पृथ्वी पर इसकी छाया देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समयांतर कितना है? दोस्तों ऑप्शन है 10 मिनट, 8 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 मिनट। दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्य के शीघ्र उदय और देर से डूबने के बीच का अंतर जो है वो 2 मिनट का होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेते हैं? ऑप्शन है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास है। धन विधेयक संबंधी कोई भी विवाद होता है तो दोस्तों उसमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, ठीक है। संयुक्त बैठक की बात करें तो राष्ट्रपति उनको संयुक्त बैठक को बुला सकता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से इसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? ऑप्शन है आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली का जामा मस्जिद। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली की जामा मस्जिद। दोस्तों आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाज़ा ये तीनों ही अकबर ने बनवाया था, जबकि दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था, शुरू कराया गया था, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है
2006, 2005, 2007, 2008। दोस्तों अर्थ आवर प्रोग्राम सन 2007 में शुरू किया गया था। ये दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF या वन्य जीव कोष द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों 2007 में इसे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन का डेल्टा निम्न में से किन दो नदियों द्वारा निर्मित है? ऑप्शन है गंगा एवं यमुना, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, महानदी एवं ब्रह्मपुत्र, गंगा और महानदी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। दोस्तों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा सुंदरवन का डेल्टा निर्मित है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। दोस्तों नदियों वाले जब पार्ट हम लोग शुरू करेंगे जियोग्राफी में तो उसमें ये सब अच्छे से क्लियर कर लेंगे। दोस्तों ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।